जय जोहार संगवारी हो। आप मन देखा था बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोली ठोलिया में है एक ऐसे जगह में हो जहां आप मन ला केवल और केवल किताब ही नजर आही। आप मन ये तस्वीर ला देखा तो हो, एक से बढ़ के एक किताब है। 125 ले ज्यादा किताब प्रकाशित हो है। एक ऐसे साहित्यकार जो कि छत्तीसगढ़ के माटी में जन्मे है, जिमन हा देश विदेश में छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला और साथ ही अलग अलग विषय ला लेके किताब की रचना करे है। आप मन ला मिलायल जाता हम यहाँ गिरीश पंकज जी करा, जिमन हा साहित्यकार घलो हरे, पत्रकार घलो रहीन हवे, और अलावा ओमन के नाम कई जो एक तरह से उपलब्धि है वो हासिल है। जय जोहार सर। जय जोहार सर, अगर हमन आप मन के बात करथन तो आप मन के 125 ले ज्यादा किताब के रचना आप मन करे हो। छत्तीसगढ़ के माटी में से कार्य से जेमा किताब के रचना होत इतना नाम आप मन के हो गए। मैं तो बहुत अभिभूत होता हूँ कि छत्तीसगढ़ में मेरी परवरिश हुई। जन्म हालांकि बनारस में हुआ, लेकिन 60 साल पहले पिताजी छत्तीसगढ़ आ गए और यहीं रह कर के मैंने अपनी पढ़ाई की। पहली कक्षा से लेके कॉलेज तक एमए किया, फिर लोक संगीत में डिप्लोमा, कुल और पत्रकारिता का लंबा समय यहाँ मैंने बिताया। और इसी पत्रकारिता ने मुझे एक साहित्यकार के रूप में आगे बढ़ाया। तो ईश्वर की कृपा रही, माँ सरस्वती की कृपा रही। जैसे कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान। तो लिखते लिखते किताबों की संख्या 125 हो गई। हालांकि संख्या बल में मेरा भरोसा नहीं है। अभी भी मैं एक अच्छी किताब की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अपने भीतर से ऐसी कोई किताब निकले जिसे देखकर मुझे लगे कि हाँ, अब मेरा लेखन पूर्ण हो गया। लेकिन उसी अधूरी प्यास के साथ लगातार मेरी सृजन यात्रा जारी है। जी सर, वो 15 बछर के आप मन के उम्र ही है, स्कूल के शायद हाई स्कूल में आप मन रहे हो, पहली बार कविता की रचना कर रहे हो। वो भी ऐसे कविता जिमा आप मन वो उम्र में लड़का मतलब पढ़ाई के और जो है कहीं ना कहीं प्रेषित करे कोशिश कर रहे हो। का हो रही कविता का रही? वो अद्भुत क्षण था। मुझे याद है कि मनेन्द्रगढ़ में हाई स्कूल में मैं था, 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था। तो तब तक कविता का भी नहीं जानता था। स्कूल में ये बात आई कि शिक्षक ने कहा कि वन्यजा नाम की स्मारिका निकल रही है, तो सब बच्चे अपने अपने कुछ चीज़ें दे दें, कोई कविता दे दे, कोई कहानी दे दे। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं। पिताजी भी परेशान थे कि बेटे को कुछ देना चाहिए, तो कुछ हमारे मित्र लोग इधर उधर की कटिंग काट करके दे रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे अपनी मौलिक कोई चीज़ देनी चाहिए, और वो मौलिक मेरे भीतर कुछ था नहीं। पिताजी ने भी समझाया। हमारे एक झा सर थे, उन्होंने कहा कि कुछ अध्ययन करते रहो, पुराने कवियों को पढ़ते रहो, तो शायद कोई बात कहीं से निकल के आ जाए। और हुआ ऐसे ही। मैं मैथिली शरण गुप्त को, रामधारी से दिनकर को पढ़ता रहा। तो दिनकर जी की 1-2 कविताएँ मुझे बहुत पसंद आई। और फिर अचानक एक रात को मेरे जहन में एक बाल कविता उमड़ी। वो कविता मुझे याद है कि मैंने लिखा कि नींद से जागो प्यारे बच्चों, सवेरा सुहाना मौसम लाया, और खेल कूद के दिन बीते हैं, पढ़ने का अब मौसम आया। खेल कूद को छोड़ो बच्चों, छोड़ो अब मनोरंजन की डोर, मन लगाकर तुम पढ़ो, ध्यान लगाओ पढ़ने की ओर। ऐसी कुछ कविता है और भी कुछ पंक्तियां हैं। तो अपने आप में परिपक्व कविता थी। दूसरे दिन जब शिक्षक को, झा साहब को मैंने वो कविता दिखाई तो बड़े प्रसन्न हुए, और वो चौंके भी किया, तुमने ही लिखी है? मैंने कहा सर मैंने ही लिखी है। तो बोले शाबाश, इसी तरह से लिखते रहो। पिताजी को भी कविता पसंद आई। फिर पिताजी ने कहा बहुत अच्छी कविता लिखी है। उन्होंने मुझे उस समय कॉपी ला करके दी कि अभी भविष्य में तुम लिखते रहो। और वो एक सिलसिला भविष्य में चलता रहा, और लगातार कविता की यात्रा शुरू हो गई। और फिर बाद में तो मेरे जीवन में कई विधाएं आई, कहानियाँ, व्यंग, गीत, नवगीत, लघु कथा, तमाम विधाओं में लिखते लिखते यहाँ तक पहुँच गया। जी सर, वो एक ठन कॉपी आप मतलब उपहार के स्वरूप में दे रही ताकि आप मन कविता लिखाओ। आज जो मैं पीछे देखा था मेडल ही मेडल हवे। कितना उपलब्धि आप मतलब ये पूरा दौर में मिली से एक रचना से आज इतना बड़े किताब के रचना करे के दौर में। हमारे भी बहुत सारे मित्र बड़े चौंक जाते हैं कि तुमने व्यंग से, मैंने शुरुआत की, 30 व्यंग संग्रह मेरे हैं। और फिर बाल कविताएँ भी, बाल बच्चों के लिए भी 10-15 किताबें हैं। समसामयिक विषयों पर मेरे 15-20 किताबें हैं। कहानियों की किताब है। तो लगातार लिखता रहा, तो उसका प्रतिसाद मिला कि सम्मान भी मेरे साथ आते रहे। तो जब सम्मान आते हैं तो मुझे कबीर की वो पंक्ति याद आई जो उन्होंने भगवान की लिखी थी कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।
तो मैं इसको अपने सम्मानों से जोड़ता हूँ कि अगर लेखक है, अच्छा लेखन कर रहा है, तो सम्मान उसके पीछे पीछे चले आते हैं। सम्मान के पीछे लेखक को नहीं भागना चाहिए। लेखक अपना काम करते रहे, सम्मान उसके पीछे पीछे भागेगा। उसका 2 उदाहरण मैं देता हूँ। दिल्ली के हिंदी भवन में हर साल व्यंग्यश्री सम्मान दिया जाता है, जो 1,11,111 रुपये का सम्मान है। तो इतने व्यंग में मैंने काफ़ी काम किया, तो लोग कहते थे कि आपको व्यंग्यश्री मिलनी चाहिए, आप प्रयास करो। मैंने कहा उसके लिए मैं प्रयास नहीं करूँगा, मिलना होगा तो मिल जाएगा। और एक दिन वहाँ से फ़ोन आया गोविंद व्यास जी का, जो उसके संचालक हैं। इसके पहले बड़े बड़े व्यंगकारों को सम्मान मिल चुके थे व्यंग्यश्री। तो उनका आया कि पंकज जी, इस बार हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं व्यंग्यश्री सम्मान से। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि देश की राजधानी में छत्तीसगढ़ के एक लेखक को बुला करके व्यंग्यश्री सम्मान दिया जाए, तो ये मेरे लिए गर्व की बात थी। और ये बिना किसी प्रयास के मुझे मिला। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा दामनी कि 2013 में छत्तीसगढ़ के एक बड़े व्यंगकार लतीफ़ घोंगी को सम्मान मिला और दूसरा सम्मान मुझे मिला। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे जीवन की। और उसके 1-2 साल बाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने मुझे 2.5 लाख रुपए का साहित्य भूषण सम्मान दिया। उसके लिए भी मैंने कोई प्रयास नहीं किया, हमारे मित्रों ने मेरा नाम भेजा और वो मुझे सम्मान मिला। तो और ऐसे बहुत सारे सम्मान लगातार मिलते रहे। अभी 3-4 अक्टूबर को भीलवाड़ा में बाल साहित्य लेखन के लिए मुझे एक सम्मान मिल रहा है, कोई व्यास जी के नाम से सम्मान है। तो मेरा अपना जीवन का ये रहा कि मैं काम कर रहा हूँ और सम्मान मेरे साथ चले आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर, ऐसे कोई गजल जेकर रचना हाँ आप मन हताश कर दे रही हुई, जो मन में एकदम ख्याल आत रही हुई कि कुछ ऐसे लिखाऊं, कुछ ऐसे लिखाऊं, या कोई ऐसी कविता जो कुछ ऐसे लिखाऊं, ऐसे कुछ रही हो आप मन के साथ? हाँ, एक कुछ चीज़ें मेरी ऐसी हैं, बनी हैं कि जिसे आज भी बहुत सारे लोग उसको दोहराते हैं। और ख़ुद अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं उस गज़ल को दोहराता हूँ। वो लाइन कुछ इस तरह है कि आपकी शुभकामनाएँ साथ हैं, आपकी शुभकामनाएँ साथ हैं, क्या हुआ अगर कुछ बलाएँ साथ हैं। हारने का अर्थ यह भी जानिए, जीत की संभावनाएँ साथ हैं। इस अंधेरे को फतह कर लेंगे हम, और रोशनी की कुछ कथाएँ साथ हैं, आपकी शुभकामनाएँ साथ हैं। ये रचना हर बार जब भी कभी परेशानी होती है तो मैं अपने आप को इस कविता के माध्यम से मोटिवेट करता हूँ। और ये अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग उस कविता को याद भी करते हैं और समय समय पर दोहराते भी हैं। आप मन के एक ठन किताब ऐसे भी आ रही सर, जो युवा पीढ़ी पर बहुत संदेशदायक रही से, जब वो मन हताश हो जाते, जब वो मन डिमोटिवेट हो जाते, आप मन होकर मन के मनोबल बढ़ाए बल लिखे रहे हो। हाँ, मैंने मोटिवेशनल बुक, मेरे पास 3-4 किताबें हैं। एक मेरी किताब है स्वर्णिम जीवन के अनमोल टिप्स। युवकों के लिए मैंने एक किताब लिखी है, स्वर्णिम जीवन के अनमोल टिप्स। अभी दिखा दूंगा उसका कवर। स्वर्णिम जीवन के अनमोल टिप्स में मैंने बच्चों के लिए, युवकों के लिए मोटिवेशनल किताब, विभिन्न अध्यायों में वो किताब बटी है कि कैसे हमें जीवन में आगे बढ़ना है, किस तरह से लिखना पढ़ना है हमें। अब संस्कृति के साथ हमको अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है, हमें अपनी सनातन संस्कृति, सामाजिक मूल्यों के साथ चलना है। आज हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी को, वो जैन जी की बात हो रही है। अभी जंतर मंतर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जैन जी ने आंदोलन किया। आंदोलन हमारा अधिकार है। हम लोग भी जब कॉलेज में पढ़ते तो सड़कों पर लेट जाते थे, अफसरों को रोक देते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, लेकिन कभी भी हम लोगों ने किसी को गाली नहीं दी। ये जो एक नई संस्कृति पनपी है कि हम अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं बहुत अश्लील गालियों के साथ, तो मुझे लगता है हमारी नई पीढ़ी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसी दौर में भगत सिंह, सुभाष, आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए। उन्होंने प्रतिरोध किया, आज़ादी के लिए संघर्ष किया, लेकिन कभी भी किसी के साथ अश्लील गाली नहीं दी। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है। इसको समय समय पर मैंने आर्टिकल भी लिखे हैं। तो हमारी नई पीढ़ी को मोटिवेट तो मैं करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि वो सनातन संस्कृति से, हमारे पुरातन मूल्यों से जुड़े रहे। हमें हाईटेक बनना है, लेकिन ये याद रखना है कि हम कौन थे। हम एक सनातन राष्ट्र के सदस्य हैं, उस गरिमा के साथ हमें आधुनिक होना है।
सर जैन जी के हमन चर्चा करत रहे हैं ओकर मन के द्वारा घलो कुछ ऐसे रचना जो है सोशल मीडिया में छाए रही से पोस्टर वार चलत रही से आप मन भी देखे रहो कई सारा विषय लो मन लेके लिखा है कई सारा शब्द मन नया नया प्रयोग करे रही से आप मन भी घलो एक दौर देखे रहे जब विरोध आप मन कराओ वो दौर में साहित्य की विरोध कैसे रहा इसको विरोध ला साहित्यिक तरीके से आप मन कैसे करत रहे हो? हम लोगों ने साहित्यिक विरोध और बहुत रचनात्मक तरीके से किया। हमारी रचनात्मकता में आक्रोश तो था लेकिन उसमें घृणा नहीं थी, विरोध तो था लेकिन उसमें अश्लीलता नहीं थी। बहुत शालीन तरीके से हमने जो साहित्य की परंपरा रही है जिसमें प्रेमचंद ने अपने समय में कहानियाँ लिखी, आज्ञे ने कविताएं लिखी, मुक्तिबोध ने कविताएं लिखी, मतलब एक लंबी फहरिस्त है साहित्यकारों की जिन्होंने प्रतिरोधी लेखन ही किया। उसी परंपरा को फॉलो करते हुए प्रतिरोध तो साहित्य की बुनियाद है। हम अगर 600 साल पहले जाएं कबीर को से अपनी यात्रा हम शुरू करें तो कबीर एक पहले प्रतिरोधी कवि थे जिन्होंने खुलेआम बनारस की गलियों में अंधविश्वास के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ न जाने कितनी कविताएं रची। तो हम लोग उस परंपरा के लोग हैं। इसलिए अभी जो मेरा एक संग्रह आया साधो या मुर्दों का गांव, ये कविता बहुत फेमस है, कबीर की ही लाइन है, साधो या, हालांकि उन्होंने कहा साधो या हिजड़ों का गांव, तो मैंने कहा कि साधो या मुर्दों का गांव, क्योंकि हम चेतना जागृत करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी लोग सुधर नहीं रहे। कबीर ने अपने समय में कहा अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदुओं की हिंदवाई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोनों राह न पाई। तो जिनके लिए रचनाकार राह दिखाने की कोशिश करता है वे राह नहीं पाते। और पिछले 600 सालों में यह समाज अभी भी भटक रहा है, सही राह उसमें उसे मिली नहीं है। अभी भी देश में सांप्रदायिकता है, अभी भी देश में छुआछूत है, अभी भी देश में ठाकुर का कुआं मिल जाता है जहाँ कोई सवर्ण ही पानी पी सकता है, अछूत पानी नहीं पी सकता। अभी भी बहुत वर्ग भेद समाज में है। तो मुझे लगता है एक रचनाकार के नाते उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए मुझे भी लिखना चाहिए। तो जब दिल्ली के एक प्रकाशक ने, इंडिया नेट बुक्स वाले ने कहा कि हम आपकी व्यंग्य कविताएं छापना चाहते हैं, तो मैंने साहित्य की कई विधाओं में काम किया। तो ये जो किताब तैयार हुई है साधो या मुर्दों का गांव, इसमें मेरे व्यंग्य पद भी हैं। वो पद जैसे कबीर ने पद लिखे, पद का एक फॉर्मेट अलग होता है, पद है इसमें मेरी गज़लें हैं, व्यंग्य गज़लें हैं, मेरे गीत हैं, मेरी व्यंग्य छड़िकाएँ हैं। तो हाँ, तो उसको सुनाऊंगा। तो सारी रचनाओं का संग्रह साधो या मुर्दों के गांव में दर्ज हैं। तो इसकी ज़रूर एकाक रचना मैं सुनाना चाहूँगा। तो पहली रचना सुना रहा हूँ। साधो यह मुर्दों का गांव, कोयल चुप है, कौवे हिट हैं। हम मंचों पर देखते हैं, अच्छी कविताएं मंचों पर नहीं सुनी जाती, मस्करे मंचों पर हिट होते हैं। तो कोयल चुप है, कौवे हिट हैं, करते काँव काँव बस काँव, साधो यह मुर्दों का गांव। जब विपक्ष में होते हैं तो एक काम रह जाता है, उनके हिस्से में रस्ते का जाम वाम रह जाता है, उनके हिस्से में रस्ते का जाम वाम रह जाता है। वह चुनाव के पहले बेहद खास हुआ करता था, पर बाद में वोटर चुसा हुआ ही आम एक रह जाता है। जब विपक्ष में होते हैं तो एक काम रह जाता है, काम करो कुछ नेक तभी तो जीवन अपना धन्य रहे। अच्छे लोग मरे तो उनका मगर नाम रह जाता है, और अच्छे कर्म करो तो घर बैठे ही चारों धाम मिले, वरना करना लाख जतन हर ताम झाम रह जाता है। और अंतिम पंक्ति है, खूब दिखावा खूब प्रदर्शन काहे को करना पंकज, खूब दिखावा खूब प्रदर्शन काहे को करना पंकज, अंतकाल में मुंह में केवल राम राम रह जाता है। जब विपक्ष में होते हैं तो एक काम रह जाता है, उनके हिस्से में रास्ते का जाम वाम रह जाता है। तो ये तमाम व्यंग्यात्मक आप मन घलो राम राम के नाम के जिक्र करे हो, राजनीति में कर घलो बहुत उपयोग होते, आप मन पत्रकारिता ला घलो देखे हो करीब से। का अभी स्थिति आप मन देखता हो साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से ये सब ला एक नवा मैसेज दे के कोशिश का आप मन करते हो, साहित्यकार मन के का स्थिति अभी आप मन देखा था भविष्य में? बहुत अच्छा प्रश्न ये है कि साहित्य इस समय एकदम संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। साहित्य के बहुत सारे लोग यश पाने के लिए
अपनी उपलब्धि हासिल करने के लिए सत्ता का चरण चुंबन करने लगते हैं। मैं बहुत सारे साहित्यकारों को दरबारी होते हुए देखता हूँ तो बहुत दुख होता है कि वो दरबार के इर्द गिर्द रहते हो और जैसी सरकार चल रही है, जैसी बयार बह रही है, वैसी पीट करके लेखन कर रहा है। जबकि साहित्य का अर्थ ही है प्रतिरोध करना और आईना दिखाना। लेकिन इस समय साहित्य जो है राग दरबारी अधिक गा रहा है। बहुत कम लेखक हैं जो सत्ता से दूर हो करके, तटस्थ हो करके, सरकार से दूर हो करके अपना लेखन कर रहे हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ नव जागरण है। साहित्य का लक्ष्य है नव जागरण। चाहे कैसी भी स्थिति हो जाए, समाज को मोटिवेशनल करना है, समाज को मोटिवेट करना है, जागरूक करना है, और वो साहित्य कर सकता है। हर युग में साहित्य ने काम किया है, लेकिन कहीं कहीं अब लग रहा है कि साहित्य सो गया है। सरकार उसको सुलाती जा रही है। पत्रकारिता की हम हालत देख रहे हैं, मीडिया की हालत देख रहे हैं। मीडिया कुछ कहना चाहता है तो उसका जिस तरह से दमन होता है, तो मजबूरी में मीडिया को चुप रह जाना पड़ता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, एक दृश्य समाज में व्यापक असर डालता है। तो अब मुझे लगता है पत्रकारों की, साहित्यकारों की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ गई है। उनकी एक खबर बवाल पैदा कर सकती है, उनका एक आर्टिकल हंगामा खड़ा कर सकता है। इसलिए लेखन को बहुत संतुलित होकर के लिखने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा हम कर सके, निसंदेह एक अच्छा भारत, एक अच्छा समाज हम रच सकते हैं, समता मूलक समाज रख सकते हैं। इसलिए हम रचनाकार को प्रतिबद्ध होकर के लेखन करना है, लेकिन किसी दल से उसे प्रतिबद्ध नहीं होना है। न उसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना है, न कांग्रेस का बनना है, या किसी भी दल का सदस्य न बन करके उसे जनपक्षीय बनना है। जनता का पक्षधर बन करके लेखन करना है और जनता का पक्षधर बन करके मीडिया को भी अपना कर्म करना है। अगर ऐसा हम कर सके तो मुझे लगता है स्वस्थ पत्रकारिता और स्वस्थ लेखन की परंपरा आज भी जीवित रह सकती है। एक किताब में आप मन के यहाँ देखा था, ये नारी मन के ऊपर ही हवे, ये हाँ। आखिर का इमा पूरा किताब में रचना है, वो का खास है किताब? बहुत अच्छी किताब सामने आएगी। पतन कथा जो है उसमें मैंने लिखा ये तथाकथित आधुनिकता पर गंभीर विमर्श करता उपन्यास। ये जो नया दौर आ रहा है, गर्व से माता पिता भी कहते हैं कि हमारी लड़की तो बहुत आधुनिक है, और घर में भी लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, नशा कर रही हैं, और कहा जाता है कि लड़के लोग करते हैं तो लड़कियां लोग करें। अब मैं कहता हूँ अगर लड़के कुएं में कूद रहे तो क्या लड़कियां भी कूद जाएं? ऐसा नहीं है। लड़कियों को अपनी गरिमा बना करके आगे बढ़ना है। तो अब ये उपन्यास में एक घटना बड़ी पॉपुलर हुई, उसका भी जिक्र मैंने इसमें किया है कि एक जगह लड़की शादी के लिए तैयार होती है, लेकिन लड़के से पूछती है कि तुम्हारे घर में डस्टबिन कितने हैं? तो लड़का बोलता है डस्टबिन 2 ही होते हैं, एक तो रसोई घर में रखा हुआ है, एक बाहर रखा हुआ है। नहीं, बोले ये डस्टबिन नहीं, मैं उस डस्टबिन की बात कर रही हूँ जो हमारे घर में कितने बूढ़े हैं, जो बूढ़े लोग हैं, मैं उनको डस्टबिन कह रही हूँ कि वो सिर्फ कचरा पेटी हैं। अगर वो घर में तुम्हारे 3-4 हैं तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो ये एक वैचारिक पतन इस समय दिखाई देता है कि लड़कियां पूछती हैं कि आपके घर में डस्टबिन कितने हैं। अगर हमारे बुजुर्ग डस्टबिन हो गए तो सोचिए कि सोच कहाँ जा रही है। तो इस पतन कथा में एक चैप्टर ऐसी लड़कियों पर भी है, और वृद्धाश्रम खोल रहे हैं उसका इसमें जिक्र है, और जो लड़कियां जो भटक रही हैं उसका जिक्र है। तो तमाम तरह की जो विसंगति समाज में दिख रही है, तो उसको मैंने पतन कथा नाम दिया है कि समाज में क्या क्या गलत हो रहा है। एक उपन्यासकार के नाते मैंने उन सब का कोलाज इस उपन्यास में दिया है। इसलिए मैंने लिखा है कि आधुनिकता से मेरा बैर कभी नहीं रहा, मेरा बैर रहा है तथाकथित आधुनिकता से। तो ये जो उपन्यास है तथाकथित आधुनिकता पर गंभीर विमर्श करता है, और जो दिशाहीन युवा पीढ़ी है उस पर फोकस करने वाला उपन्यास है। उम्मीद करता हूँ कि उपन्यास पढ़कर शायद कहीं किसी पाठक को कोई दिशा मिल जाए। जैसे मेरा एक उपन्यास आया था, एक गाय की आत्मकथा, तो लोगों ने कहा, जैसे मैंने भी कहा कि आपको गे पर लिखना चाहिए, लेकिन उस उपन्यास की सार्थकता ये रही कि इसको पढ़ करके, जिसका मैंने नाम लिया मोहम्मद फैज़ खान,
उस लड़के ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। सरकारी नौकरी में था छत्तीसगढ़ में, उसको छोड़ करके अब वो सिर्फ देश भर में गौ जागरण का काम कर रहा है। आध्यात्मिक व्यक्तित्व हो गया है, राम के बारे में प्रवचन करता है, गाय के बारे में बताता है, और उसने देश भर में एक वातावरण बनाना की कोशिश किया। तो कई बार लोग बोलते हैं कि लेखन से क्या होता है, तो मैं अपने उपन्यास एक गाय की आत्मकथा का जिक्र करता हूँ कि एक उपन्यास एक ऐसे व्यक्ति को मोटिवेट करता है, गौ सेवा के लिए प्रेरित करता है, जिस समाज के बारे में कहा जाता है कि वो गायों का निरादर करते हैं, गायों की देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन उस समाज का एक मुस्लिम युवक आकर के गौ जागरण का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि लेखन की इससे बड़ी सफलता कुछ नहीं हो सकती कि एक उपन्यास एक मुस्लिम युवक का हृदय परिवर्तन कर दे, और वह सिलसिला बढ़ता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में, और अब धीरे धीरे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बन गया है, जो राष्ट्रवादी है, जो गौ सेवा करता है, जो भारत माता की जय बोलता है, वंदे मातरम बोलता है। तो एक लेखन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि वह धारा के विपरीत बह करके एक बेहतर वातावरण बनाए और बेहतर राष्ट्र का निर्माण करे। मुझे लगता है मेरा लक्ष्य यही है और भविष्य में भी यही लक्ष्य रहेगा। सर, अगर हम यहाँ बात करथन, कई सारा किताब होते, कई सारा किताब की रचना आप मन के यहाँ देखा बर मिला थे, ऐसे कौन कौन सी किताब जो है आप मन के दिल के करीब बहुत रही सवे, जेला आप मन रचना करत करत कुछ नवा ख्याल आप मन के मन में ऐसे ही? ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई पूछे कि आपको कि जो 3-4 बच्चे हैं उसमें कौन सा प्रिय है आपको, तो माता पिता को अपनी हर संतान प्रिय होती है। तो मेरी जितनी भी किताबें हैं सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन सही बात है 125 किताबों के नाम तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन कुछ के नाम मैं ज़रूर ले सकता हूँ, जिसमें खासकर उपन्यास जो है मेरे, जिसमें मैंने एक लिखा, सबसे पहला उपन्यास था मिठलवरा की आत्मकथा। छत्तीसगढ़ी में शब्द है मिठलवरा, सब जानते हैं, मीठा मीठा बोलना, लबारी मारना। तो मिठलवरा की आत्मकथा से मैंने व्यंग्य यात्रा शुरू की, लेखन की यात्रा शुरू की, उपन्यास की यात्रा। अब तो मेरे 18 उपन्यास हो गए हैं, और ज़्यादातर उपन्यास मुझे अपने प्रिय हैं। तो एक गाय की आत्मकथा का मैंने जिक्र किया, एक उपन्यास है मेरा माफिया, जो साहित्य की दुनिया में जो माफियागिरी होती है, कि जो प्रभावशाली लोग हैं उनके बारे में ज़्यादा समीक्षाएं होती हैं, उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, लेकिन जो मेहनतकश लेखक है उसको उतना समाज में तवज्जो नहीं मिलता। तो माफिया, और छत्तीसगढ़ में जब छालीवुड बना, छत्तीसगढ़ में जब राज्य बना और फिल्मोद्योग पनपा, तो उसको छालीवुड नाम दिया गया। तो मेरे जहन में एक उपन्यास आया, उसका नाम मैंने दिया पॉलीवुड की अप्सरा। पालपुर नामक एक शहर है जहाँ फिल्मोद्योग पनपा हुआ है, उससे मैंने छालीवुड नहीं कहा, मैंने उसको पॉलीवुड की अप्सरा कहा। तो जो अप्सराएं आती हैं और जिस तरह से उनका शोषण होता है, तो बॉलीवुड की अप्सरा में मैंने उसको बताया। और अभी इसी साल पतन कथा मेरा उपन्यास आया, और इस साल 2 उपन्यास मेरे और आ रहे हैं। एक है चकला घर। चकला घर जो उपन्यास है वो अद्भुत है। वो पहले एक दौर था कि हर बड़े शहर में एक चकला घर हुआ करता था, एक ऐसी जगह जहाँ पर देह व्यापार हुआ करता था। तो लेकिन अब वो कई जगह ख़त्म हो गए, लेकिन उन चकला घरों का विकेंद्रीकरण हो गया है। अब हमें बहुत सारे चकला घर पार्लर के नाम पर, मसाज पार्लर के नाम पर, तो उस तरह से विकेंद्रीकरण हो गया चकला घरों का। राजनीति में चकला घर है, अगर लड़की को आगे आना है तो उससे कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि उसको समझौता करना पड़ता है। साहित्य की दुनिया में भी एक चकला घर है। तो चकला घर के विभिन्न रूपों का मैंने उस उपन्यास में वर्णन किया है। और एक और उपन्यास मेरा आ रहा है, एक चकला घर हो गया, और आज की ही स्थिति में एक उपन्यास दूसरा, अभी तत्काल नाम याद नहीं आ रहा है। तो चकला घर, और अभी एक उपन्यास मेरा आया स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें मैंने राजनीति के अंदर के सच को दिखाने की कोशिश की है। बाकायदा उसमें जैसे चैनल वाले स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, वैसा उसमें करेक्टर है जो राजनीतिज्ञों की पोल खोलता है। ये अपन के ऊपर एक किताब घलो आए है, मैं देखत रही हूँ। ये एक महत्वपूर्ण बात है, रह जा रही है। ये मेरी रचनावली है। ये अपने आप का मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, और मैंने अपने इसमें लिखा भी है कि ये रचनावली जो 20 खंडों की रचनावली 8,500 पृष्ठ है, इसे मैंने
जब आज से 50 साल पहले हरिशंकर परसाई जी की रचनावली आई थी तो उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा था कि यह मेरा जीते जी श्राद्ध हो गया। तो मैंने भी अपनी भूमिका में परसाई जी का हवाला देते हुए लिखा कि रचनावली का आना मेरे लिए भी जीते जी श्राद्ध हो गया। मेरे बाद पता नहीं मेरा इतना जो काम है वो प्रकाशित होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे जीते जी सारा लगभग मेरा काम आ गया। हालांकि इसे 20 खंडों की रचनावली के बाद में 3-4 खंड और तैयार हो गए हैं, लेकिन शायद वो ना आए, लेकिन लगभग मेरा सारा प्रदेश इस रचनावली के माध्यम से आ गया। तो ये मेरे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। जैसे बिना बोले मुझे बहुत सारे सम्मान मिले, उसी तरह से बिना बोले एक प्रकाशक ने, ज्ञान मुद्रा प्रकाशन भोपाल का है, उसने बिना बोले मेरी रचनावली प्रकाशित की। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। मेरे जीते जी आ गई। हालांकि उसके बाद 1-2 रचनाकारों की रचनावलियाँ आ रही हैं, लेकिन सौभाग्यशाली हूँ कि दूसरी रचनावली जीवित लेखक की मेरी आई। तो ये तुमने जिक्र किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जरूर, एक आध आप जो कुछ सुनाना चाहे सर। अब चूंकि अब अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, मैं अपनी एक रचना जो अपने लिए ही मैंने लिखी थी जी, अपने लिए क्या सबके लिए है वो जी, कि कब तक जीत न मिल पाए, जब तक जीत न मिल पाए लगे रहो, जब तक जीत नहीं मिल पाए लगे रहो, लाख ज़माना तुम्हें चिढ़ाए लगे रहो, चलते जाना बस चलना, जब तक मंजिल न दिख जाए लगे रहो। अभी कुछ दिन पहले लिखी, भीतर बैठा मन तुझको भरमाएगा, भीतर बैठा मन तुझको भरमाएगा, चाहे जितना रोए गाए लगे रहो, यही मंत्र है सफल एक दिन होंगे ही, यही मंत्र है सफल एक दिन होंगे ही, लेकिन बस ये करना एक उपाय लगे रहो। और बाधाओं का काम परीक्षा लेना है, बाधाओं का काम परीक्षा लेना है, पंकज जी तुम बिन घबराए लगे रहो, चलते जाना बस चलना, जब तक मंजिल दिख न जाए लगे रहो। तो मंजिल को लेकर के मेरे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मुझे कोई मंजिल मिल गई है। जब तक हम जिंदा हैं मंजिल की तलाश में रहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि एक बेहतर सृजन करने की चाह में मैं भी लगा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में कोई ऐसा लेखन मैं कर सकूं जो मुझे सही में आत्मसंतुष्टि प्रदान करे, और मैं कह सकूं कि हाँ अब ये मेरी पूर्णाहुति हो गई। अभी तो सृजन की यात्रा जारी है। बहुत बहुत सौभाग्य है कि बंसल न्यूज की एक प्रतिभाशाली एंकर और वहाँ की प्रतिभा दामनी बंजारे खुद आकर के एक नाचीज के घर आकर के इतनी सुंदर बातचीत की, इसके लिए मैं बंसल न्यूज़ को भी और दामनी तुमको भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आप मन खुद भी सुनता हो कि पेड़ हा वही ह झुकथे जेकर मन के ज्ञान हा सबले ज़्यादा होथे, और वैसे ही जो है साहित्य के दुनिया में सर के नाम बहुत बड़े हैं। और वैसे में अपन जानो कि कौन कौन से रचना है और कैसे ओकर की किताब की रचना की शुरुआत जो है वो हो रही से। तब या बेरा में महू हा एक नवा कलाकार या साहित्यकार बन के साथ आप मन के बीच में आहूँ। तब तक बर देखे बर जन बुलाहू बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम बोली ठोली। जय जोहार।